नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज महामहिम राज्यपाल से मिलने बस्तर के 7 जिलों से मांझी और चालकी पहुंचे हुए थे। मांझी जिनकी संख्या 80 बताई जा रही है और उतने ही चालकी यहां पर पहुंचे हुए थे। मांझी का बहुत महत्व होता है बस्तर पूरे संभाग क्षेत्र में। ये कहा जाए तो लगभग 100 गाँवों के नेतृत्वकर्ता होते हैं। आज इन्होंने धर्मांतरण जैसे मुद्दे को उठा करके महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की है और मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यपाल का कहना था कि इन सभी की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं जिससे तत्काल इस पर रोक लग सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति घूमता पाया जाता है जो इनको बरगलाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज वर्तमान में जो धर्मांतरण को लेकर ये जो बात इन्होंने रखी है, जो बार बार मैंने पहले भी आपके मीडिया के माध्यम से कहा था कि बहुत सारे लोग, संगठन के लोग, जनप्रतिनिधि लोग और आज इतनी बड़ी संख्या में मांझी और चालकी लोगों ने आपके महाराजा हमारे कमल भन साहब जी के नेतृत्व में इतने सारे लोग आए हैं जो उस क्षेत्र के माने हुए रहते हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से इलाज के नाम से लोगों को बहकाना और जो अनुसूचित क्षेत्र है अपने आप में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि इनकी ज़मीन, ट्राइबल की ज़मीन आदिवासी की आदिवासी ही खरीदेगा और 5वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत को पूरा अधिकार दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कानून बना है पार्लियामेंट का, उसके बावजूद भी इनके साथ कभी कभी इनकी शिकायत करने जाते हैं तो उल्टा प्रशासन के द्वारा इन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ये तो गलत है और इस दिशा में मैंने फिर कुछ पूर्व में भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी और DGP और इनका मैंने ध्यान आकर्षित किया था। तो इस पर भी संज्ञान में मैं कहूँगी कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आई है और उन्होंने सख्त निर्देश, अभी IG और पुलिस प्रशासन की जो बैठक हुई थी कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई इस तरह का घूमता पाया जाएगा जो इस तरह के लोगों को बहकाने का काम करेगा, उसको सख्त कार्रवाई करने का प्रशासन को निर्देश भी दिया है। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आज रवाना हुए कवर्धा। वहां पर वो उन पीड़ितों से मिलेंगे जिनके परिवार के लोग जेल में हैं और उनके परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे जिन्हें इस पूरे प्रकरण में फंसाया गया है। विष्णुदेव साय ने जाने से पहले मीडिया से चर्चा की और बताया कि वे इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे की लड़ाई भी लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर जेल में बंद हैं। हमारे प्रदेश के मंत्री विजय शर्मा जी हैं, वो जेल में हैं। कैलाश चंद्रवंशी जी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो हैं। सुखराम यादव जी हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनके परिवार से भी मुलाकात करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला का कहना है कि विष्णुदेव साय को कवर्धा जरूर जाना चाहिए क्योंकि उन्हें वहां जाकर के वहां के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि भाजपा के ही कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पूरे सांप्रदायिक माहौल का जन्म दिया है। कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में बंद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय सहित तमाम वरिष्ठ नेता कवर्धा जा रहे हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि ये जो कवर्धा जब जा ही रहे हैं तो कवर्धा की जनता से अपने नेताओं के द्वारा वहाँ के सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए किए गए कुकर्मों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज कवर्धा जैसा सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतीक वाला शहर ये सांप्रदायिक दंगों से झुलसा है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के जेल में बंद इन्हीं नेताओं की गुस्ताखियों के कारण झुलसा है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, इस प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते विष्णुदेव साय को अपने कार्यकर्ताओं के इस गलत हरकत के लिए कवर्धा की जनता से और छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इधर महासमुंद के विधायक विनोद चंद्राकर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा की ओर से प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आज थाने में पहुंचकर प्रदर्शन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में थी। उनका कहना था कि विनोद चंद्राकर की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। हम आपको बता दें कि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है जबकि विनोद चंद्राकर की गिरफ्तारी की मांग यहाँ के भाजपा नेता कर रहे हैं। उन्होंने CTV7 से चर्चा की और कहा कि इस तरह से प्रशासन दबाव में काम कर रहा है और विधायक को बचा रहा है। शांत महासमुंद शहर को लगातार विधायक माफियागिरी के द्वारा अशांत कर रहे हैं।
आम जनता को पीटना सामान्य बात थी। अब तो ऐसा होने लगा है कि कलेक्टर के कार्यालय में, एसपी के कार्यालय के सामने स्वयं विधायक जा कर के कर्मचारियों को पीट रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि जो पीड़ित है उसने सर्वप्रथम आरोपी में महासमुंद विधायक का नाम लिख करके दिया है और उन पर एफआईआर दर्ज न करके जो दूसरे और तीसरे क्रम पर हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि सरासर बताता है कि प्रशासन पक्षपात कर रहा है और आरोपी विधायक को जो लगातार महासमुंद को अशांत कर रहे हैं बचाने का प्रयास कर रहा है। दारू माफिया, रेत माफिया, गुटखा माफिया, गुड़ाखू माफिया, भूम माफिया, सब में विधायक महोदय का नाम आ रहा है। इस प्रकार यदि प्रशासन ने उनको लगातार छूट दी तो महासमुंद में अभी छोटे मोटे गैंगवार कांग्रेस के लोगों के बीच हुए हैं, कुछ दिनों के पश्चात बड़े गैंगवार होंगे जिसको प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। वहीं CTV7 ने इस पूरे मामले को लेकर के SDOP कल्पना वर्मा से भी चर्चा की तो उनका कहना था रिपोर्ट में जिनके नाम है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट महासमुंद की इस घटना का वीडियो आप CTV7 में देख चुके हैं, जिसमें कुछ लोग यहाँ के एक ऑपरेटर को मार रहे हैं और इसके बाद यही वीडियो वायरल हुआ है। CTV7 चैनल सहित अन्य कई चैनलों में इस वीडियो को दिखाया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि विधायक द्वारा मारपीट की जा रही है और इसी वीडियो को वायरल करके विनोद चंद्राकर पे तरह तरह के आरोप लग रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस पर विनोद चंद्राकर आपको कहीं भी हाथ उठाते नजर नहीं आएंगे। हाँ, उनके समर्थक जरूर हैं जिन्होंने उन पर हाथ उठाया है, लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम निपट जाता है उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति है किस कुटिल मुस्कान के साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और बहुत कम समय में ये वीडियो न सिर्फ जिला स्तर बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के मीडिया चैनल पर पहुंचता है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। सभी द्वारा एक ही आरोप लगाया जा रहा है कि वीडियो में विधायक विनोद चंद्राकर द्वारा मारपीट की जा रही है, लेकिन ऐसा किसी भी वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख ही नहीं रहा है कि विनोद चंद्राकर के द्वारा मारपीट की जा रही है। राजनीतिक गलियारों के लोगों का कहना है कि जब राजनीतिक कद लोगों का बढ़ने लगता है तो इस तरह के षड्यंत्र रचकर उनके राजनीतिक कद को छोटा किया जाता है। कहीं विनोद चंद्राकर इसका शिकार तो नहीं हो रहे, ये सवाल भी जरूर उठता है। हमें इस नज़रिए से भी सोचना चाहिए कि कहीं विनोद चंद्राकर का कद पूरे इस इलाके में बढ़ता देखकर उनके विरोधियों द्वारा इस तरह की साजिश रची तो नहीं गई। वहीं राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि विनोद चंद्राकर को इन सभी षड्यंत्रों के बारे में भी जांच करानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। इस संबंध में CTV7 ने विधायक विनोद चंद्राकर से चर्चा करनी चाहिए तो उनका ये कहना था कि उनको जो भी कहना है वो इससे पहले मीडिया में कह चुके हैं कि उनका इस पूरे कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने किसी की भी पिटाई नहीं की है। CTV7 उस घटनास्थल पर भी पहुंचा जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। यहां के एक अधिकारी रविकांत जायसवाल से भी CTV7 ने चर्चा करनी चाहिए, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से ये सभी लोग पीछे बचते रहे। वहीं संबंध में CTV7 ने पुलिस विभाग से भी चर्चा की कि गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जिस तरह से बातें उठ रही हैं तो पुलिस विभाग का कहना है कि पुलिस विभाग विवेचना कर रहा है और उस आधार पर ही कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। अब एक बात दर्शकों को तय करनी है कि सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम हो गया है जिसमें आपको खबरें पहुंच जा रही हैं, लेकिन वो खबरें कितनी सही हैं इस बात के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। आरोप लगाने के बाद में ये बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं और चाहे ये सच हो या झूठ लोग इसे स्वीकारने लग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7। अब इसके बाद एक और वीडियो देखिए आप। ये है NSUI का वीडियो जिसमें NSUI के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। इधर NSUI की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियां किस तरीके से छात्रों के खिलाफ तैयार की गई हैं, वहीं प्रदेश सरकार की नीतियां छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही हैं और वो इन सभी बातों को लेकर के आम लोगों के बीच में जाएंगे। विभिन्न प्रकार के छात्र विरोधी नीतियाँ जो केंद्र सरकार की हैं, वो चाहे नई शिक्षा नीति हो, वो चाहे जिस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा जो पूरे देश में वो बेचने का काम जो है सरकारी संसाधनों को कर रही है, उन पे चर्चा की गई। इनके ऊपर NSUI छत्तीसगढ़ और पूरे देश की NSUI जो है वो लड़ाई लड़ेगी और उसके साथ साथ प्रदेश में जिस तरीके से
हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में सरकार चल रही है और उनमें जिस तरीके से छात्रों को जो है वो लाभ मिल रहा है, वो लाभ जो है वो छात्रों के साथ जो है हम लोगों ने जो है चर्चा करके उसे डिस्कस किया। और उसके साथ साथ एक छत्तीसगढ़ की सरकार को किस तरीके से जो है वो उनके साथ एक इनजस्टिस किया जा रहा है, उनके साथ एक सौतेला व्यवहार जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कई मांगे छत्तीसगढ़ के छात्रों को हैं, वो चाहे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात हो, वो चाहे यहाँ पे सीबीएसई के स्कूल यहाँ पे कार्यालय की यहाँ पे बात हो, तो इन्हीं सभी मुद्दों पे जो है आज यहाँ पे एनएसयू छत्तीसगढ़ ने छात्रों के बीच में चर्चा करी। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य एक जटिल लक्ष्य था जिसे पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कोरोना गया नहीं है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के दूरदृष्टि के कारण आज 9 महीने में ही मतलब यहाँ पर वैक्सीन का इजाद भी हो गया और 100 करोड़ वैक्सीनेशन को पार कर गए हैं। और जैसे तीसरे लहर की संभावना है, थोड़ा बढ़ भी रहा है, इसलिए आज भी जनता से आग्रह है कि सभी मतलब कोविड-19 के नियमों का पालन करें और वैक्सीनेशन सब लगवाएं। पहला डोज जिनका लग गया है दूसरा डोज भी लगवाएं, काहे कि दोनों डोज लगवाने के बाद ही मतलब शरीर में इम्यूनिटी विकसित होता है। अपनी 3 सूत्री मांगे को लेकर के अतिथि व्याख्याता संघ फिर से धरना प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें कि इनकी मांग है कि इनको एक मुश्त वेतन दिया जाए, 11 माह का इनका संविदा हो और इनको स्थानांतरण से जो भय लगता है उस पर भी विराम लगाया जाए। आज उन्होंने फिर से प्रदर्शन किया है, CTV7 से उन्होंने चर्चा की। इससे पहले धरना प्रदर्शन के पहले हम लोग 3 बार यहाँ बूढ़ा तालाब में धरना दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों को सरकार के द्वारा पूरी तरीक़ा से अनसुना कर दिया जा रहा है। एक तरह से बोलेंगे तो सौतेला व्यवहार कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय यहाँ कुछ दिन पहले 22 तारीख को चयनित सहायक प्राध्यापकों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से पोस्ट किया था कि चयनित प्राध्यापक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम जो हैं पिछले 3 बार से धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के हमारा ये संघर्ष, ये हमारी समस्याएं उनको नहीं दिख रहा है। उसी को दिखाने के लिए फिर से हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सुपेबेड़ा वो क्षेत्र है जहाँ के लोगों को किडनी की बीमारियां हैं, अधिकांश लोग इससे शिकार हो चुके हैं। वजह है यहाँ का पानी, जिसको लेकर के प्रदेश सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस पूरे इलाके की उपेक्षा की गई, नतीजन यहाँ के लोगों को किडनी से संबंधित भयंकर रोग लग चुके हैं। लेकिन प्रदेश सरकार इस बात के प्रयास कर रही है कि इन लोगों को सारी तकलीफों से बचाया जा सके। देखिए, सुपेबेड़ा की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को तो वहाँ के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं बनता है। 15 साल तक भाजपा की सरकार थी, सुपेबेड़ा के लोग किडनी की समस्या से पीड़ित रहे, लोग मरते रहे, लेकिन कभी भी सरकार स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सरकार आने के बाद में वहाँ के लोगों को सबसे पहले व्यवस्थापन के लिए दूसरी जगह बसाने की कोशिश की गई। जब लोग नहीं तैयार हुए तो वहीं पे भी किस प्रकार से पानी उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए लगभग 1 किलोमीटर दूर से जल लाने की कोशिश की गई। वहाँ पे लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए ताकि किडनी की जो समस्या होगी उससे निजात मिल सके। इसके अलावा जो बीमार लोगों को उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। तो भाजपा आज सुपेबेड़ा के मामले में कुछ भी बयान देती है तो निश्चित तौर पर यह उसकी अवसरवादी राजनीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे अनुमति। नमस्कार।